हाय क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो जैसा कि हम लोग यूट्यूब चैनल पे एंगस्ट्रॉम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। हम लोगों ने अभी तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा है, चाहे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक्स हो या फिर डिस्टेंस फॉर्मूला हो या फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला हो। इस वीडियो में हम लोग जो आपका क्वेश्चंस लास्ट क्लास में रह गए थे उसको कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस बताया जाएगा उसको करने के लिए स्टार्टिंग का जो 4 वीडियो यूट्यूब पे अभी तक अपलोड हुआ है वो अच्छे से देखा हुआ होना चाहिए। उसमें जो भी कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, लास्ट क्लास में हम लोग के पास एक क्वेश्चन आया था जिसके बाद हम आपको कहे थे क्या कि इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ऐसा इसलिए कहे थे क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन काफी ज्यादा लेंदी है। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका रेफरेंस बुक में भी है और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी है, तो ऐसे क्वेश्चंस का आने का चांस काफी ज्यादा रहता है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो इसको बनाने का जो तरीका है, किस तरह से कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है, वो जब आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा तभी जाके आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में कर पाओगे। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको बस ध्यान से इसके सॉल्यूशन को देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या कहा जा रहा है, द मिड पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर पॉइंट डी ई एंड एफ। यहाँ पे बात हो रही है एक ट्राइंगल की, यहाँ पे बात हो रहा है एक ट्राइंगल का। ये जो आपका ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में आपके पास जो वर्टिसेस है उसका नेम दिया हुआ है। क्या जो वर्टिसेस है इसका नेम दिया हुआ है आपके पास ए बी सी डी। ध्यान देना है, वर्टिसेस का नेम क्या है, ए बी सी। ये आपका ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे मिड पॉइंट है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, यहाँ पे मिड पॉइंट। जो तीनों साइड है इसका मिड पॉइंट आपके पास गिवन है। मिड पॉइंट क्या है, तो ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। जो ए बी है उसका मिड पॉइंट डी है, तो यहाँ पे आपका एक मिड पॉइंट डी है, एक मिड पॉइंट यहाँ पे आपका ई है एंड देन एक मिड पॉइंट आपका यहाँ पे एफ है। तो आपके पास यहाँ पे 3 मिड पॉइंट है डी ई एफ। मिड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट आपके पास दिया हुआ है, डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5,1। डी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 5,1। ई का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6,5 और एफ का कोऑर्डिनेट आपके पास दिया हुआ है 0,3। एफ का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 0,3। क्लियर है। अब इसके बाद ध्यान देना है, आपको कहा क्या जा रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी। आपको यहाँ पे ए बी एंड सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो ए बी सी का अगर हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो ए के कोऑर्डिनेट को हम लेते हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पे ले रहे हैं x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पे ले रहे हैं x3 y3। इतना काम करने के बाद नेक्स्ट हमको यहाँ पे क्या करना होता है, इतना काम करने के बाद अब हमको ट्रायंगल के तीनों साइड के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना है। ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला मेथड यही है कि आप ट्रायंगल के तीनों साइड पे मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करो। जब आप हर एक साइड पे मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपके पास 2 इक्वेशन बनेंगे। ध्यान से देखना हम क्या कह रहे हैं। जैसे मान लो सबसे पहले हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 4ab। मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, 4ab। अब अगर ab के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किया जाए तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला ये कहता है कि जो मिड पॉइंट है उसका x और जो मिड पॉइंट है इसका y, इसका वैल्यू कैसे निकाला जाए यही हमको मिड पॉइंट फॉर्मूला बताता है। ये जो x है ये क्या होता है, x1 प्लस x2/2 और y क्या होता है, y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, 5 है। यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, 5। और फिर ये है आपका x1, ये है आपका x2। तो x1 प्लस x2/2। तो यहाँ पे आपके पास x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या आ गया, 10। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। ये क्या आ गया आपका इक्वेशन 1। उसी तरह से अब y देखना, तो y के जगह पे क्या है, 1।
तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बाई 2। तो आपके पास y1 प्लस y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। तो आपके पास इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आ गया। जिस तरह से हम लोग ए बी के लिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 फाइंड किए हैं, उसी तरह से अब हम लोग किसके लिए फाइंड करेंगे, BC के लिए। तो यहाँ पे ध्यान देना है 4BC। 4BC आपके पास जो मिड पॉइंट है उसका x क्या है, 6। तो 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 प्लस x3 बाई 2। तो इसका मतलब यह है कि x2 प्लस x3 जो है ये क्या हो जाएगा, 12। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 3। समझ में आया? थोड़ा सा और इसको अच्छे से लिखते हैं, ध्यान देना है। यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास है x2 प्लस x3 इक्वल टू 12। ये है आपका इक्वेशन 3। उसी तरह से मिड पॉइंट का y क्या है, तो सर मिड पॉइंट का y क्या है, 5। तो मिड पॉइंट का y अगर 5 है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 5 इक्वल टू y2 प्लस y3 बाई 2। तो आपके पास y2 प्लस y3 इक्वल टू आएगा 10। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 4। तो आपको यहाँ पे टोटल 4 इक्वेशन मिल गया। ध्यान देना है, आपको यहाँ पे टोटल 4 इक्वेशन मिला। ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये है आपका सेकेंड इक्वेशन, ये है आपका थर्ड इक्वेशन और ये है आपका फोर्थ इक्वेशन। जिस तरह से हम लोगों ने अभी 4 इक्वेशन फाइंड किया है, इसी तरह से अब हम लोग 2 इक्वेशन और फाइंड करेंगे। तो अब ये 2 इक्वेशन कहां से आएगा, तो ये आएगा कहां से, 4AC के लिए। कहां से आएगा, 4AC। तो 4AC देखा जाए तो नेक्स्ट हम लोग को 4AC देखना है। तो ध्यान देना, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे किसके लिए, 4AC। तो 4AC अगर ध्यान देंगे तो AC का मिड पॉइंट क्या है, AC के लिए मिड पॉइंट में x क्या है आपका 0 और y क्या है 3। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू x1 प्लस x3। 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे हो जाएगा 0 इक्वल टू x1 प्लस x3 बाई 2। तो यहाँ पे x1 प्लस x3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। उसी तरह से y का वैल्यू क्या था, ध्यान देना है, y का वैल्यू आपके पास क्या था, 3। तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y3 बाई 2। तो आपके पास y1 प्लस y3 इक्वल टू आ जाएगा 6। ये हो गया आपका इक्वेशन 5, ये हो गया आपका इक्वेशन 6। तो आपके पास टोटल 6 इक्वेशन आ गया। आपके पास टोटल 6 इक्वेशन आ गया, जिसमें 3 x का है और 3 y का है। x का कहने का मतलब 3 x1 x2 x3 को मिलाकर बना है और 3 y1 y2 और y3 को मिलाकर बना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। तो सबसे पहले x वाले का वैल्यू निकालना है। तो x वाले के वैल्यू को निकालने के लिए जो आपका x वाला इक्वेशन है ना, हम उसको लेंगे। तो x वाला इक्वेशन आपका कौन है, 1 3 और 5। तो हम उन तीनों को ऐड करेंगे। तो ध्यान देना, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन 1 प्लस 3 प्लस 5। यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 1 3 और 5 को ऐड कर रहे हैं। तो जब हम लोग इक्वेशन को ऐड करते हैं तो LHS वाला LHS से ऐड होगा, RHS वाला RHS से ऐड होगा। क्या कह रहे हैं, जैसे ये x1 x3 वाला जो पार्ट है वो x1 x3 वाले से ही ऐड होगा, x1 वाले से ही ऐड होगा, और जो कांस्टेंट वाला पार्ट है वो कांस्टेंट से ही ऐड होगा। तो और ऐड करते हैं तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे इक्वेशन 1 क्या है, तो आपका इक्वेशन 1 है x1 प्लस x2 इक्वल टू 10। इक्वेशन 1 क्या है आपका, x1 प्लस x2 इक्वल टू 10। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इधर लिखोगे x1 प्लस x2, फिर लिखोगे x2 प्लस x3 और फिर लिखोगे क्या, x3 प्लस x1 और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे तो इधर तो 0 है, ध्यान देना, यहाँ क्या है 0, यहाँ क्या है 10। तो 0 और 10 क्या हो जाएगा 10, और यहाँ क्या है आपका 12। तो ये क्या हो गया आपका 22। क्या हो जाएगा ये आपका 22। अब यहाँ पे अगर ध्यान दो तो ये तीनों जो है ना आपका, इन सब में सेम आपको देखने को मिलेगा। जैसे x1 x1 x2 x2 x3 x3, ये हो जाएगा 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3
इक्वल टू 22। तो अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लिया जाए तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू आ जाएगा 22। 2 को उधर भेजेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू हो जाएगा 22/2, ये आपका कट के आ जाएगा 11। x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू क्या आ गया 11। अब हम यहाँ क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन के वैल्यू को पुट कर दो। जैसे यहाँ ध्यान दो x1 प्लस x3 क्या है आपका 0, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे ऑन पुटिंग, क्या ऑन पुटिंग x1 प्लस x3 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा x2 प्लस 0 इक्वल टू 11। x2 का वैल्यू आ गया ना तुम्हारे पास क्या 11। अब ये जो x2 का वैल्यू आया इसको तुम किसी भी दो इक्वेशन में पुट कर दो, तो तुम किन दो इक्वेशन में इसको पुट कर सकते हो, तो ध्यान से समझना। तुम इसको किन दो इक्वेशन में पुट कर सकते हो, तो यहाँ पे तुम इसको पुट कर सकते हो जिसमें इक्वेशन 2 हो। तो जैसे मान लो तुम इसको इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा ऑन पुटिंग x2 इक्वल टू 11 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या कहता है, इक्वेशन 1 आपको क्या कह रहा था कि x1 प्लस x2 जो है वो किसके इक्वल है 10 के इक्वल है। इक्वेशन 1 क्या कह रहा है कि x1 प्लस x2 जो है वो 10 के इक्वल है। अब x2 का वैल्यू 11 आया तो ये क्या हो जाएगा x1 प्लस 11 इक्वल टू 10। इसको सॉल्व करोगे तो x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा -1। इसी तरह से अगर मान लो तुम इसको नेक्स्ट पुट कर दोगे, कहा नेक्स्ट पुट करो on putting x1 equal to -1 in equation 3, x1 equal to -1 in equation 5। तो इक्वेशन 5 क्या कह रहा है x1 प्लस x3 इक्वल टू 0, क्या कह रहा है x1 प्लस x3 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा -1 प्लस x3 इक्वल टू 0। x3 का वैल्यू क्या आ गया 1। तो तुम्हारे पास यहाँ पे ध्यान देना तीनों वैल्यू आ चुका है, तुम्हारे पास यहाँ पे तीनों वैल्यू आ गया है। x2 का वैल्यू 11 आया है, x1 का वैल्यू -1 आया है और x3 का वैल्यू 1 आया है। जिस तरह से हम लोग x1, x2 और x3 का वैल्यू फाइंड किए हैं, अब उसी तरह से नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे किसका वैल्यू y1, y2 और y3 का। तो इसके लिए हम उन इक्वेशन को ऐड करेंगे जिसमें आपके पास y1, y2 और y3 था। तो आपके पास y1, y2 और y3 किस इक्वेशन में था, तो 2, 4 और 6 में। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे ऑन 2 प्लस 4 प्लस 6। इक्वेशन 2, 4 और 6 को हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो आपका इक्वेशन 2 क्या था, तो आपका इक्वेशन 2 था y1 प्लस y2 इक्वल टू 2। क्या था ये y1 प्लस y2 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे तो y1 प्लस y2 लिखेंगे, इधर लिखते हैं या फिर अभी उसको रहने देते हैं। फिर आपका एक इक्वेशन बना था क्या, इक्वेशन 2 आपका क्या था, इक्वेशन 4 आपका था y2 प्लस y3 और इक्वेशन 5 क्या था आपका, इक्वेशन 5 था आपका y3 प्लस y1 और ये इक्वल किसके हो जाएगा, तो सबको ऐड करते हैं। तो सबको ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 2 2 आएगा, 10 आएगा और 6 आएगा। तो 2, 10 और 6 18 हो गया ये आपका। ठीक, तो आपके पास फिर यहाँ पे ऐड करने के लिए है y1 y1, y2 y2 और y3 y3। ये हो जाएगा 2y1 2y2 2y3 इक्वल टू 18। 2 कॉमन ले लोगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 18। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 18/2 कट किया आ गया 9। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 9। अब फिर से यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू पुट कर दो, जैसे ऑन पुटिंग y2 प्लस y3। तो y2 प्लस y3 का वैल्यू क्या था, y2 प्लस y3 का वैल्यू आपके पास था 6। तो अगर 6 यहाँ पे पुट कर दे तो ये क्या हो जाएगा y1 प्लस 6 इक्वल टू 9। तो y1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 3। जिस तरह से y1 का वैल्यू 3 आया उसी तरह से अब बाकी का ही वैल्यू निकालेंगे। तो y1 के वैल्यू को तुम इक्वेशन 1 में पुट कर दो, क्या ऑन पुटिंग y1 इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1।
इक्वेशन वन क्या था आपका? तो इक्वेशन वन था आपका y1 प्लस वाई टू इक्वल टू 2। इक्वेशन वन क्या था आपका? y1 प्लस वाई टू इक्वल टू 2, यही था ना? एक बार कंफर्म कर लिया जाए। हाँ यही था। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे अगर हम लोग 3 पुट कर दें तो 3 प्लस वाई टू इक्वल टू 2, 3 को उधर भेज दें तो वाई टू माइनस थ्री प्लस टू, वाई टू इक्वल टू हो जाएगा -1। आपके पास दो वैल्यू आ गया। अब तीसरा वैल्यू निकाला जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ऑन पुटिंग y2 इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में इस वैल्यू को डालते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या था आपका? y2 प्लस वाई थ्री इक्वल टू 6। ये हो जाएगा -1 प्लस वाई थ्री इक्वल टू 6। वाई थ्री इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 1, ये आ गया आपका 7। वाई थ्री का वैल्यू क्या आ गया? 7। तो आपके पास ध्यान देना है, तीनों वैल्यू आ चुका है, y1 y2 और y3। y1 आपका 3 आया है, y2 आपका -1 आया है और y3 आपका 7 आया है। अब यहाँ पे ध्यान देना, आपसे पूछ रहा था क्या कि तीनों ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट का वर्टिसेस बताओ। ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट बताओ। तो ए को हम क्या माने थे? ए को हम माने थे x1 y1, बी को हम क्या माने थे? x2 y2 और सी को हम क्या माने थे? x3 y3। तो अब एक एक करके सबके वैल्यूज को लिखना है, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो x1 y1 क्या हो जाएगा? तो ध्यान देना है, x1 का वैल्यू क्या आया था? 11, x1 का वैल्यू आया था -1 और y1 का वैल्यू आया था 3। ये हो जाएगा आपका -1, 3। उसी तरह से x2 y2 क्या हो जाएगा? तो x2 का वैल्यू आया था 11 और y2 का वैल्यू आया है -1, ये हो जाएगा आपका 11, -1। और फिर इसी तरह से x3 y3 क्या हो जाएगा आपका? तो x3 y3 हो जाएगा आपका 7 और 1, तो 1,7, 1,7। यही हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये काफी लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इजी है अगर आप क्वेश्चन के हर एक लाइन को डिटेल में समझो तो। ध्यान से कहना है, यहाँ समझना है यहाँ क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है सिटी हैज 2 मेन रोड्स। एक सिटी का बात हो रहा है जहां पे 2 मेन रोड है, ठीक है, 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर, जो दोनों, ये दोनों मेन रोड एक दूसरे को क्रॉस करता है एट द सेंटर ऑफ द सिटी, एट द सेंटर ऑफ द सिटी, ठीक है। दीज टू रोड्स आर अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब ये जो दो रोड है ये आपका नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। All other streets of the city run parallel to these roads at 200 मीटर apart। और बाकी जितने भी रोड है वो सब 200 मीटर की दूरी पे यहाँ से चल रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है, हम लोग क्या करते हैं, जो कंडीशन कह रहा है ना उस कंडीशन के हिसाब से चीजों को समझते चलते हैं। एक बार में समझने में थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो ये एक कार्टेशियन प्लेन हम लिए हैं, ठीक। अब यहाँ पे एक सिटी का बात हो रहा है, तो चलो एक सिटी ले लिया जाए। तो ये रहा, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, ये रहा आपका एक सिटी, ठीक। ये है आपका एक सिटी। अब इस सिटी में दो रोड है, ध्यान से समझना, 1 2 3 4 5 6 7, मिडिल वाला यहां से कौन आ जाएगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है टोटल ना। तो मिडिल में अगर इसको लेते हैं, यहां से लेते हैं, तो यहाँ पे इसके सेंटर में ध्यान देना है, इसके सेंटर में से दो रोड क्रॉस कर रहा है, एक नॉर्थ साउथ में और एक आपका यहां से लेते हैं सेंटर, थोड़ा छोटा ले लिया, एक मिनट रुक जाओ, इसको और बड़ा लेते हैं, यहां से लेते हैं। ओहो, अब ठीक है।
अब बिल्कुल परफेक्ट समझ में आएगा। देखो ये आपका एक सिटी हो गया, ठीक। इस सिटी के सेंटर से, कहां से, इस सिटी के सेंटर से दो रोड पास कर रहा है, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो रोड पास कर रहा है वो ये है आपका, ये आपका रोड है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पास करेगा। ध्यान देना है, ये जो रोड है आपका ये किस डायरेक्शन में है, ये आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाला रोड हो गया। इधर है आपका नॉर्थ और इधर है आपका साउथ। उसी तरह से ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाले रोड को भी देखा जाए, ये है आपका ईस्ट वेस्ट वाला डायरेक्शन वाला रोड। तो जो रेड लाइन से आपको एरिया दिख रहा है ये क्या है आपका, रेड लाइन से जो आपको एरिया दिख रहा है, जो आपको रेड लाइन से जो एरिया दिख रहा है, एक मिनट रुक जाओ, ये सेंटर में नहीं है, इसको थोड़ा सेंटर में पहले लाया जाए। अब ये आपका सेंटर में है ना। अब यहां पे ध्यान से समझना है आपको, जो हॉरिजॉन्टल वाला लाइन दिख रहा है ये आपका ईस्ट और वेस्ट में है। इधर आपका ईस्ट है, इधर आपका वेस्ट है, ठीक। ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नॉर्थ और अच्छे से क्लियर से लिख दें। देखो ये है आपका, ये है आपका नॉर्थ और ये है आपका साउथ, ठीक। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे वापस आते हैं हम लोग। ऑल अदर स्ट्रीट्स run parallel to these roads, they are 200 meter apart, there are 10 streets in each direction। अच्छा, हर एक डायरेक्शन में यहाँ पे 10 स्ट्रीट्स है, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। अब यहाँ पे स्केल कह रहा है, स्केल में क्या, स्केल का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो ये जो तुमको गैपिंग दिख रहा है ना, ये गैपिंग अगर 1 सेंटीमीटर का है, ध्यान से यहाँ पे समझना, ये गैपिंग अगर तुम्हारा 1 सेंटीमीटर का है तो इसका मतलब होगा 200 मीटर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 200 मीटर, ठीक। एक काम करते हैं, उसको गैपिंग नहीं लेते हैं, रुक जाओ एक मिनट, इसको यहां से ऊपर तो फिर विजिबल ही नहीं होगा, इसको 1 यूनिट और अगर बढ़ा देना देन हम लोग का काम बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि फिर इस लाइन पे आ जाएगा ये। आओ नहीं यार तुम नीचे, अगर इधर पे हम लोग लाइन काउंट करेंगे ना तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो मिडिल में ये आ रहा है, हम चाह रहे हैं ऐसा वाला लाइन मिडिल में है। चलो कोई नहीं, इसी पे समझते हैं, फालतू का टाइम वेस्ट करने से कुछ फायदा है नहीं। तो यहाँ पे आपके पास 10 रोड्स है, इसी पे समझते हैं हम लोग। हर एक डायरेक्शन में आपको यहाँ पे 10 रोड देखने को मिलेगा, मतलब ऐसे भी 10 रोड्स है और इस तरह से भी यहाँ पे आपके पास 10 रोड्स है। तो इसके बाद देखते हैं क्या कहा जा रहा है। Using 1 centimeter equal to 200 meter, draw the model of the city in your notebook. Represent the road street by single line. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मॉडल ड्रॉ करना है और सिंगल लाइन से सबको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। There are the street intersection in the model. Each street intersect is formed by these two streets, one running in the north-south direction and another in the east-west direction. तो यहाँ पे जो भी इंटरसेक्शन बनेगा आपका, जो भी इंटरसेक्शन बनेगा वो जाहिर सी बात है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट वाले डायरेक्शन के रोड के इंटरसेक्शन से बनेगा।
each street intersection is referred to in the following manner: if the second street running in north south direction and the fifth street in the east west direction meet at some crossing 2 by 5, then we call this 2 comma 5. Using how many intersection can be referred as 4 comma 3, how many street intersection can be referred as 3 comma 4. देखो यहाँ पे बेसिकली क्या कह रहा है ना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कार्टेशियन प्लेन में जो तुमको लाइंस दिख रहा है ना, यही लाइंस को ये रोड कंसीडर कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रोड ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग रोड ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जो रोड है वो हर एक डायरेक्शन में 10 रोड्स है। कहने का मतलब क्या है, इधर भी तुम्हारा 10 रोड्स होगा, 10 रोड्स तुम्हारा इधर भी है। तो 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5 हो गया, इधर भी बना लिया जाए। तो ये हो गया 1 2 3 10 हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और 10 हो गया। ठीक, अब इसके बाद ये आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग को किस तरह से बनाना होगा, आपको नेक्स्ट बनाना है आपको ईस्ट वेस्ट वाले। ईस्ट वेस्ट ड्रॉ किया जाए तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे 1 2 और बढ़ा दे रहे हैं ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे ध्यान देना है, सेंटर वाला रोड कौन सा है, तो उसके लिए उसके कलर को चेंज कर देते हैं। ध्यान देना, ये वाला जो रोड है ना, ये आपका सेंटर वाला रोड था, ठीक ना। तो इसके दोनों साइड 10-10 रोड्स था, इधर से भी कर दिया जाए। देखो, तो ये जो आपको सेंटर में रोड दिख रहा है, इसके दोनों साइड 10-10 रोड्स ड्रॉ करना था। तो यहाँ पे हम लोग 10-10 रोड्स तो ड्रॉ नहीं किए हैं क्योंकि उतना स्पेस यहाँ पे नहीं था, तो हम लोग उससे कम ही रोड ड्रॉ किया, लेकिन इतना किया है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक ना। एक और रोड यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अब ध्यान देना यहाँ पे, और जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो पॉइंट है जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट आपका ओरिजिन होता है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको भी पता है, जैसे मान लो कि कोई भी रोड आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो x और y जैसे लिखते हो, ग्राफ भी कुछ इसी तरह का रहता है, तो जिस तरह से x और y हम लोग लिखते हैं उसी तरह से लिखेंगे। तो अब क्या कह रहा है, 4,3 किसका होगा, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाउ मेनी स्ट्रीट्स इंटरसेक्शन कैन बी रिफर्ड एज 4,3। तो 4,3 कब बनेगा, 4,3 तब बनेगा जब आपका ईस्ट वेस्ट का और नॉर्थ साउथ का रोड का फोर्थ और थर्ड इंटरसेक्ट करेगा, तभी बनेगा। ध्यान से समझना क्या कह रहा है, जब आपका इफ द सेकेंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ का सेकेंड
और फिफ्थ किसका, ईस्ट वेस्ट का इंटरसेक्ट करेगा, देन क्या बनेगा 2,5। तो 4,3 कब बनेगा, ध्यान से समझना, इंटरसेक्शन ऑफ, ये आपका ए का आंसर हो जाएगा क्या, इंटरसेक्शन ऑफ फोर्थ स्ट्रीट of north south direction and intersection of fourth street of north south direction and third street and third street of east west direction, third street of east west direction can be only referred as 4,3। जब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का फोर्थ स्ट्रीट और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का थर्ड स्ट्रीट आपस में मीट करेगा, देन उसी इंटरसेक्शन को सिर्फ 4,3 कहा जाएगा। क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझना, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाला फोर्थ स्ट्रीट, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाला फोर्थ स्ट्रीट कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4, ये है आपका फोर्थ नंबर का स्ट्रीट, है ना। और ईस्ट वेस्ट वाला थर्ड स्ट्रीट, तो 1 2 3, ये है आपका थर्ड वाला स्ट्रीट। अब ये दोनों कहाँ मीट कर रहा है, तो ये दोनों मीट कर रहा है इस पॉइंट पे, ये जो आपका पॉइंट है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, 4,3, यही है आपका आंसर। क्लियर है ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, 4,3। ये वाला जो इंटरसेक्शन है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, 4,3। ठीक, उसी तरह से सिमिलर है। इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड एज 3,4। तो 3,4 कितने स्ट्रीट्स को कहा जा सकता है, तो सेम इसी पैटर्न पे आंसर हो जाएगा क्या, इंटरसेक्शन ऑफ, यहाँ पे ध्यान देना है, ऑफ छूट गया था, सेम पैटर्न पे आंसर लिखेंगे जैसे 3,4, तो क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ थर्ड स्ट्रीट ऑफ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फोर्थ स्ट्रीट ऑफ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन कैन बी ओनली रिफर्ड एज 3,4। और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का थर्ड, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का थर्ड क्या है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका थर्ड, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका 3 और ये क्या हो जाएगा आपका 4, ये दोनों कहाँ मीट कर रहा है, यहाँ पे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3,4। तो सिमिलर टाइप से दोनों क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, ए कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्ले इमेज ऑन ए रेक्टेंगुलर स्क्रीन हुज कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज द ओरिजिन एट बॉटम लेफ्ट, द स्क्रीन इज 800 पिक्सल वाइड। जो आपका स्क्रीन है वो 800 पिक्सल वाइड है एंड 600 पिक्सल हाई, ठीक है। ए सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल is drawn with its center at point A which is 100, 150। ठीक है, यहाँ पे एक सर्कुलर रेडियस बनाया गया है जो 80 पिक्सल का है और इसका जो सेंटर है वो कहाँ है, ये आपका एक सर्कुलर आइकन बनाया गया है जिसका रेडियस है 80 पिक्सल, ठीक है, और जो इसका सेंटर है वो 100, 150। अनदर सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 100 pixel is drawn with its center at 250 and 230. Determine whether any part of the either circle lies outside the screen, whether the two circle intersect each other। जितना इस चैप्टर में पढ़ाया गया और जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया और ये जो न्यू आपका एनसीईआरटी बुक है इसमें जो क्वेश्चन डाला गया है
पता नहीं क्या सोच के डाला गया है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक तो अच्छे से बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, उसके ऊपर से इस तरह का क्वेश्चन अगर समझाने के लिए कहा जाए, वो भी बिना किसी रेफरेंस बुक को सॉल्व करवाए, अगर कोई डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक अगर बना रहा है तो उसके लिए इस चीज को समझना बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ध्यान देना, समझाने का इसको कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या कहा जा रहा है कि स्क्रीन है जो 800 पिक्सल वाइड है और 600 पिक्सल हाई है। तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम के मदद से ही इसको समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपके पास एक स्क्रीन है जो आपका 800 पिक्सल वाइड है और 600 पिक्सल हाई है, ठीक है। तो इसका जो विड्थ है, ध्यान से समझना, इसका जो विड्थ है ये क्या है, इसका ये जो विड्थ है ये आपका 800 पिक्सल का है, ठीक, ये आपका 800 पिक्सल का है। और इसका जो हाई है, जो हाइट है वो 600 पिक्सल का है, ठीक। अब इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे दो सर्कल का बात हो रहा है। एक सर्कल जो है उसका सेंटर है 100, 150। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो फिगर बना है ना, इसको हम थोड़ा सा कोऑर्डिनेट के हिसाब से डिवाइड करते हैं। तो ध्यान से समझना, अगर हम इसको कार्टेशियन प्लेन पे अगर डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो कार्टेशियन प्लेन पहले इंसर्ट किया जाए, उसके लिए बैकग्राउंड सेटिंग को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। चलो हो गया ये चेंज। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ये जैसे तुम्हारे स्क्रीन पे अभी एक कार्टेशियन प्लेन आ गया, ठीक। अब इसमें जो हर एक छोटा वाला है ना, इसको हम 50 का ले रहे हैं, ठीक। अगर हम ये हर एक जो तुमको छोटा वाला गैपिंग दिख रहा है ना, यहाँ पे ध्यान से समझना, हम व्हाइट से मार्क कर रहे हैं, ये जितना भी तुमको स्मॉल ये गैपिंग दिख रहा है ना, ये सबको हम 50 ले रहे हैं। ये सब तुम्हारा क्या है, 50 है। ये जितना भी छोटा वाला है सब 50 है, ठीक। ये व्हाइट वाले लाइन को इरेज कर देते हैं, रुक जाओ एक मिनट। ये जितना भी छोटा वाला है ये सब यहाँ पे 0 है, उसके बाद हम 50 का गैपिंग लेके चल रहे हैं, ये सब 50 का गैपिंग है। तो ये 50 हो जाएगा, ये 100, ये 150, ये तुम्हारा 200, 250, 300। तो इस तरह से 50 का गैपिंग ये जाएगा। 800 पिक्सल है तो ये तुम्हारा 800 तक जाएगा। फिर ये 600 पिक्सल हाइट है तो 600 पिक्सल हाइट यहाँ तक जाएगा। अब ये पूरा 600 नहीं हो सकता है क्योंकि स्पेस कम पड़ सकता है यहाँ पे, इसीलिए, ठीक ना। अरे चलो, अब यहाँ पे ध्यान देना, जो सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट क्या कह रहा है, जो सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट आपको कहा जा रहा है 100, 150। जो पहला सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट है 100, 150। तो 100, 150 कहने का मतलब क्या हो गया, ये यहाँ आएगा और 150। एक मिनट रुक जाओ, ये लग रहा है प्लेस से हिल गया थोड़ा सा यार, तो कोई नहीं, समझने का ट्राई करना, फिर से मार्क करना पड़ेगा, पता नहीं कब प्लेस से हिल गया। या फिर आप लोग को अगर क्लियरली दिख रहा है तो हम बिना मार्क किए इसको सॉल्व करते हैं, जहां पे जरूरत होगा वहीं पे मार्क किया जाएगा। तो जो आपका सर्कल है का सेंटर है वो कहाँ था, 100, 150 पे था। तो आपका ये पॉइंट 100 है, ठीक, और ऊपर से जाएंगे तो ये पॉइंट 150 होगा। तो आपका सर्कल का जो सेंटर है वो यहाँ कहीं है, ठीक। और जो आपका सर्कल है वो 80 पिक्सल का ही है। तो 80 पिक्सल का है तो ये आपका ज्यादा बड़ा तो होगा नहीं, क्योंकि अगर हम 50 का गैपिंग लेके चल रहे हैं तो आपका 80 पिक्सल अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करना चाहेंगे ना, तो ध्यान से समझना, 80 पिक्सल कहने का मतलब कहाँ से कहाँ तक, आपका ये यहाँ से यहाँ तक आएगा मैक्सिमम। और अगर यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ कर दे इतने रेडियस का, ये मान के चलो मेरा सर्कल हो गया इतने रेडियस का। ओह, ज्यादा डिटेल में समझाने के चक्कर में ना, ये आपका मान लो 80 सेंटीमीटर का है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका इस तरह से एक सर्कल बन जाएगा, पहला सर्कल बन गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 100 पिक्सल इज ड्रॉन विद सेंटर एट 250 एंड 230। तो इसका x जो है वो 250 है। तो 250 कहाँ पे होगा, ध्यान देना, यहाँ पे ये आपका 100 है और ये आपका 150 था। फिर अब हमको 250 जाना है, तो 50 का गैपिंग लिए हुए थे हम,
तो यहाँ आएगा 150, 200, 250। तो यहाँ तुम्हारा हो गया 250। मेरे ख्याल से अभी सर्कल फालतू का ही हम ड्रॉ कर दिए हैं, सर्कल को भी यहाँ से इरेज ही करने में फायदा है। ये आपका 250 है, फिर 230 कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100 है ना, सॉरी यहाँ 150, 200, 250, तो 250 के थोड़ा सा नीचे होगा आपका 230, मतलब यहाँ कहीं। तो ये वाला जो आपका पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है 250, 230। तो इसको हम सेंटर 1 कहते हैं और इसको हम सेंटर 2 कह रहे हैं। तो सेंटर 2 का कोऑर्डिनेट क्या है, सेंटर 2 का कोऑर्डिनेट है 250, 230। और इसका कोऑर्डिनेट क्या कह रहा था, इसका कोऑर्डिनेट कह रहा था 150, 100। अब इसके बाद यहाँ पे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, इसके बाद आपको कहा जा रहा है वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। तो ध्यान देना है, एक का रेडियस 100 है और एक का रेडियस 80 है। तो अगर रेडियस 100 और 80 है तो हमको नहीं लगता है कि ये बाहर जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान देना, तुम्हारे पास जो स्पेस है वो सफिशियंट है। ये तुम्हारा इधर से ऐसे कंप्लीट हो जाएगा ये सर्कल, ठीक ना, तो कुछ भी बाहर नहीं जा रहा है। अब यहाँ पे 100 है, तो अगर ये 100 है, यहाँ से अगर रेडियस हम 100 लेंगे तो ये वाला लाइन तो ये टच करेगा। ध्यान देना, 100 है तो यहाँ से 100 होगा तो ये तुम्हारा कुछ यहाँ तक जाएगा, इसका रेडियस, ये वाला रेडियस यहाँ तक आएगा। तो अगर इसको हम ऐसे मिलाकर एक सेंटर ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक। ये कंपास वगैरह रहेगा ना, देन आप इसको इजीली अच्छे से कर सकते हो। इसमें कंपास है क्या? है तो कंपास, चलो पूरा डिटेल में यहाँ समझा देते हैं। देखो, तो इस कंपास, आज हम पहला बार इसको यूज कर रहे हैं, इसको लेके आते हैं हम लोग यहाँ पे, और अरे यार ये तो डिग्री ले रहा है, हमको डिग्री नहीं चाहिए। एटी सेंटीमीटर था ना, 80 इतना होगा। लाइन ड्रॉ नहीं हुआ, ये रहा, ये रहा आपका बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कल। ध्यान देना है, ये आपका सर्कल बिल्कुल एग्जैक्ट बना है, जिसका जो आपका ये सेंटर है ये क्या है आपका 100 और 150 पे है, और इसका जो रेडियस है वो क्या है 80 पिक्सल है। 80 पिक्सल का रेडियस के साथ एग्जैक्ट सर्कल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट जो था वो 250 और 230 था ना, तो और 250 और 230 लिया जाए। यहाँ पे आपका ये 250 है, 100, 200, 200 तो यहीं आ जाएगा, 250 तो आपका 230 यहाँ कहीं होगा, ये पॉइंट रहेगा आपका 230। अब यहाँ पे 100 पिक्सल का हमको ड्रॉ करना है ना, 100 पिक्सल का ड्रॉ करते हैं। कंपास कहाँ था, यहाँ से तो लिए थे, हाँ, इसके पॉइंट को कंपास को, अच्छा यहाँ से आएगा, अरे यार ये क्या हो रहा है, पहले रेडियस तो आ जाओ। अच्छा यहाँ से होगा, ध्यान देना है, हमको इसका रेडियस कितना लेना है इस बार 100, तो ये आपका 100 आ गया। अब ड्रॉ किया जाए, ये रहा, अरे हाँ, तो हम लोग दोनों सर्कल बना लिए, एक का रेडियस है 100 और एक का रेडियस है 80, दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो भी अब क्लियरली आपको दिख रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, वेदर एनी, ध्यान देना, वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा नो।
इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। ठीक, उसके बाद फिर क्या कह रहा है, वेदर द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, यस। क्या हो जाएगा इसका आंसर, यस। बस यही नो और यस फाइंड करने के लिए इतना ज्यादा दिमाग हम लोग को लगाना पड़ा। ठीक, आप लोग भी ध्यान देना, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है देन आपके पास कंपास होना चाहिए, ग्राफ पेपर होना चाहिए, तभी ये आपके पास सॉल्यूशन के फॉर्म में ये क्वेश्चन आप बना पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो आइए इसको जल्दी से देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको, प्लॉट द पॉइंट ए बी सी डी in the coordinates plane is ABCD is a square, can you explain why, what is the area of this square। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपका जो ABCD है क्या ये स्क्वायर है। आपके पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया है क्या, A B C D। A का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, तो A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,1, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1,2, सी का कोऑर्डिनेट दिया है -2,1 और डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1,-2। ठीक, अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्या ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर होने के लिए आपको यहाँ पे दो चीज प्रूफ करना होगा। पहला आपको ये प्रूफ करना होगा कि इसके जो साइड्स है उसका लेंथ इक्वल है, और दूसरा आपको ये प्रूफ करना होगा कि जो डायगोनल्स है इसके भी लेंथ आपस में इक्वल है। जब आप इतना सारा इंफॉर्मेशन प्रूफ करोगे ना तभी आप इसको स्क्वायर कह सकते हो। अगर आप ये प्रूफ नहीं, अगर मान लो प्रूफ नहीं होता है देन ये स्क्वायर नहीं है। तो हमको सबका लेंथ फाइंड करना होगा डिस्टेंस फॉर्मूला के यूज से। तो सबसे पहले साइड्स का लेंथ फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा क्या आपका 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। कैसे लिख रहे हैं, तो x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 करके लिख रहे हैं यहाँ पे हम लोग। ये आपका आ रहा है क्या, √10 यूनिट्स। ये हो गया आपका ए बी। उसी तरह से AD फाइंड करते हैं। AD में भी वही करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये भी आ जाएगा आपका क्या, √10 यूनिट्स। फिर उसी तरह से DC क्या हो जाएगा आपका, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये भी आपका √10 यूनिट ही हो गया। DC निकल गया है, अब निकालना होगा हम लोग को BC। तो BC क्या हो जाएगा भाई, तो BC आपका हो जाएगा √x2 माइनस x1 करेंगे तो ये भी आपका वही सेम जाएगा क्या, BC। एक मिनट रुक जाओ, ABCD, तो BC -1,2। देखो यहाँ -1 छूट गया था, हम सोचे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर होगा, यहाँ क्यूब लिखा गया, 3 का स्क्वायर। ये भी हो जाएगा क्या आपका √10 यूनिट्स। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, सब इक्वल आ गया, AB इक्वल आ गया BC के, इक्वल आ गया CD के, इक्वल आ गया DA के। मतलब चारों साइड इक्वल आ गया। लेकिन चारों साइड इक्वल आने से सिर्फ इसको स्क्वायर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि रोम्बस का भी चारों साइड इक्वल होता है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके दोनों डायगोनल को इक्वल प्रूफ करना होगा। तो दोनों डायगोनल का लेंथ निकाला जाए। एक डायगोनल है आपका BD, तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू हो जाएगा आपका -2 प्लस -4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 16 √20 यूनिट्स। ये आ गया आपका क्या, BD। उसी तरह से अब हम लोग निकाल लेंगे AC। AC क्या हो जाएगा, अब ये √4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये भी आएगा आपका √20 यूनिट्स। तो इसका मतलब क्या आ गया, AC इज इक्वल टू BD। तो चारों साइड भी इक्वल आ गया, डायगोनल भी इक्वल आ गया। अब हम लोग क्या कह सकते हैं, हेंस ABCD इज ए स्क्वायर। और एरिया ऑफ स्क्वायर का तो फॉर्मूला पता ही है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपका, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आपका साइड का स्क्वायर, और साइड आपका क्या था, √10 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट, 10 स्क्वायर यूनिट्स। तो हम लोग का ये चैप्टर होता है खत्म।
अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आप लोग बिल्कुल अच्छे से आराम से सारे वीडियो को देखो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।